तो ये एक ऐसी सिचुएशन पे जा चुका है कि किसी भी प्रेसिडेंट के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट इजराइल को फुली सपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है अमेरिका में। इजरायलीज का वो अब रुबाब और वो इकबाल नहीं है, उस एरिया के अंदर पावर नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा वही हाल होगा जो रूस का हुआ था। जो आपकी जो ईरानियन रजीम है वो अंदर से बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रही है पब्लिक का। अरब सोसाइटी शुरू से एक ट्राइबल सोसाइटी रही है। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, खासतौर से रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर इस रजीम ने जो है ना ऐसा स्टैंड लिया है जो कि हमारे खिलाफ रहा है। कश्मीर को ये पैलेस्टाइन से इक्वेट करती है इस्लामिक रजीम ईरान की। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ तो उसको ईरान की कई यूनिवर्सिटीज़ में हीरो बना करके सेलिब्रेट किया था। कारगिल जैसी जगह पर जो कि साल के 6-7 महीने बर्फ से बंद रहती है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, वहाँ पर खुमैनी की और खमेनी की आपको तस्वीरें पूरे शहर में दिख जाएंगी। लेकिन जो इंटरनल थिएटर है आपका रेडिकलाइजेशन वाला, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है भविष्य के अंदर, आपकी प्रोग्रेस के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर। नमस्ते सर, कैसे हैं? वेलकम बैक। थैंक यू सर, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, खासकर ईरान को लेकर, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक ट्वीट में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 50% जो एक तरीके से मिलिट्री फोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो अब डिप्लॉयड है ईरान की तरफ। जो कभी भी मिलिट्री जो स्ट्राइक्स हैं वो कभी भी लॉन्च की जा सकती हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी कल इज़राइल जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये एक विंडो है कि तब तो नहीं लॉन्च करेंगे इज़राइल, लेकिन उसके तुरंत बाद जिनीवा में उनकी मीटिंग्स, शायद ओमान में मीटिंग होनी है डिप्लोमेटिक लेवल पे जो चल रही है, जिनीवा में भी शायद और ओमान में भी। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई स्ट्राइक तो होनी है, इट्स जस्ट कि कब होगी अब ये डिसाइड होना बाकी है। तो ये यहाँ पे अगर जैसे हम आम जो आदमी है इंडिया में बैठा हुआ है और वो समझना चाहता है कि क्या हो रहा है इस रीजन में, खासकर ईरान, इज़राइल और यूएस के बीच में, क्यों ये इस तरीके की सिचुएशन बनी है। जब ओबामा प्रेसिडेंट से तब से लेके आज तक ये मतलब आशंका जताई ही जाती है। मतलब याद होगा आपको, ट्रंप ने ट्वीट किया था 2011-12 में कि री इलेक्शन के लिए वो बराक ओबामा ईरान पे हमला कर सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर की कोई डील हुई थी उनकी, जो ब्रेक डाउन हो गई बाद में। तो ये चल रहा है अब, मतलब 15 साल से तो कम से कम चल रहा है ये चीज़, और ख़ासकर तो 1979 से ही चल रहा है, 80 से, जब ईरान में ये मुल्ला रजीम आई थी। उससे पहले अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, शाह ऑफ ईरान की। तो अभी वाले जो सिचुएशन है वो थोड़ी बताइए कि क्यों इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, और इज़राइल और यूएस क्यों अटैक करना चाहते हैं ईरान में। थैंक यू वेरी मच आर्यन जी। आपने बहुत सारे सवाल जो है, सवाल तो एक ही है, क्या हो रहा है अभी, बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें कंबाइन करके पूछ ली हैं। तो मैं देखिए शुरुआत में यहाँ से करूँगा। अगर आप फंडामेंटल लेवल पर देखें तो ये तनातनी, ये जंग तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन 1979 के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर हुआ। अब जो नई गवर्नमेंट आपका ईरान के अंदर आई, जो कि खुमैनी रजीम जो थी, वो एक इस्लामिक रजीम है जो बिल्कुल ही उसकी एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, और बहुत वो एक रिजिड तरीके से उस आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करती है, उसमें अपनी आस्था रखती है, जिसके अंदर अमेरिका के साथ दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। इज़राइल की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नागवार माना जाता है, उसको एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये चीज़ें तो उनकी फंडामेंटल लेवल पर चल ही रही थी। देखिए उसके बाद फिर कई सारे प्रॉक्सीज खड़े किए गए, चाहे जैसे हिजबुल्ला हो, इनकी फेवरेबल रजीम थी आपका उधर सीरिया के अंदर। फिर जब अमेरिकन्स ने इराक में वो इन्वेजन किया, वो एक और अच्छा एक विंडो मिल गया इनकी IRGC को, और जो इनके वो जो कुद्स फोर्स के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उसको उस वक्त की अपने पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स खड़ी कर दे वहाँ पर, जिसके अंदर हिजबुल्ला था आपका, फिर इधर जो है नीचे हुथीस थे, और इजराइल और इराक के अंदर कई सारे मिलिशियाज थे, जो शिया मिलिशियाज थे, जो इनके लिए अपना काम करते थे, इनके ईरान के द्वारा ही संचालित थे सारे के सारे। उसके अलावा कई सारी वो ब्रिगेड्स आपने फातिमुयून और इस तरह की सारी जो ब्रिगेड्स थी जो आईसिस के अगेंस्ट लड़ रही थी, तो वो एक आपका इन्होंने पूरा एक नेटवर्क स्थापित किया। वो दौर था जो बेसिकली उस वक्त कहा जाता था कि जो शिया क्रेसेंट है वो एक तरह से अपना एक छत्र साम्राज्य उसने मिडिल ईस्ट में स्थापित कर लिया, और उसकी वजह से इज़राइल की काफ़ी चिंताएं बढ़ने लगी। अब उसमें एक जो असली जो परेशानी करने वाला तड़का था वो न्यूक्लियर तड़का था। अब वो न्यूक्लियर एलिमेंट आ गया।
और उसके बाद जिस तरह से ये हमास को सपोर्ट कर रहा था आपका ईरान जो है, और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद ये सारी सिचुएशंस और वर्सन होती जा रही थी, फिर इनका न्यूक्लियर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था, तो उसको रोकना कहीं ना कहीं बड़ा ज़रूरी था। बिकॉज ये रजीम ये मानती है कि न्यूक्लियर जो है वो एक डेटरेंट के तौर पर काम करता है से, जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के केस के अंदर जो है अभी तक जो जिस तरह से वेस्ट उसको ट्रीट कर रहा है, उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो लोग ये मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंट है। तो यहाँ पर भी जनरली ये उम्मीद की जा रही थी कि एक न्यूक्लियर वेपन को डेटरेंट के तौर पर ही ये लोग लेंगे। लेकिन एक एंगल और है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग जिक्र नहीं करते। मेरी कई सारे जो शिया स्कॉलर्स हैं और जो इस रेजिम के इंसाइडर्स से बातचीत जो करते हैं, सर से कश्मीर के अंदर भी मैं रहा तो मेरा उनसे एक राब्ता रहा है, मैं उनसे बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि साहब ये रेजिम अपने आप को जितना रैशनल दिखाती है, मतलब कई बार आपको लगेगा कि जैसे कि ये रेजिम बात कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, रैशनैलिटी की तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, उतनी है नहीं। वो जो रैशनैलिटी, आप जो रैशनल बिहेवियर देखते हैं वो आपको वो बिकॉज इसलिए क्योंकि ये एक ईरानियन कल्चर का पार्ट है, ऐसे ना। बट अल्टीमेटली दे आर वेरी हार्ड कोर इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स। तो अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो कल को इस गुंजाइश को आप पूरी तरह नकार नहीं सकते कि वो इजराइल के अगेंस्ट यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन को, या अपने प्रॉक्सीज को कुछ दें या मदद करें उसके थ्रू, बिकॉज वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या है सर, मतलब आप देखिए कि हार्डकोर सुन्नी स्टेट्स जो हैं उसमें चले आप सऊदी को ले लीजिए, यूएई जैसे स्टेट्स भी, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगोशिएशन या एक एक्सेप्टेंस लेवल पे जा चुके हैं कि भाई ठीक है, इजराइल है वो अपने काम करता रहे, हमें बियॉन्ड अ पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना रेबल राउजिंग नहीं करते कि उनका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही उस बेस पे है कि रोज इजराइल को गाली देना है। दे हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट पॉइंट, ठीक है। लेकिन इजराइल, ये जो ईरान है, इसमें ऐसा क्या है, क्या मतलब ये सुन्नी शिया होने के बावजूद भी वो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर पर फिनिश कर दूं, इसके बाद मैं सेकंड को एड्रेस करता हूं, बिकॉज ये थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री है। तो अब जब ये हो रहा था सारा का सारा न्यूक्लियर इनका जो है असला बढ़ रहा था और ये सब, उसी दौरान फिर अमेरिकन ने काफ़ी प्रयास किए। एक वो JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो इनके साथ जो साइन किया गया था, जिसके अंदर P5+1 मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के प्लस जर्मनी, उसके साथ इनके साथ एक अरेंजमेंट किया कि भाई आप एनरिचमेंट लेवल जो है उस एक पर्टिकुलर सीमा के बियॉन्ड नहीं बढ़ाएंगे, ये करेंगे। और उसको फिर आकर के ट्रंप ने रद्द किया उसको, उस डील को उसके अंदर से बैकआउट करके, बिकॉज कुछ बात बन नहीं रही थी। इधर इजराइल के अंदर भी स्ट्रॉन्ग राइट विंग पार्टीज जो हैं नेतन्याहू वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इनसे हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये डील वील जो है ये टेक्टिकल सोल्यूशन है, और ईरान बेसिकली सिर्फ टाइम इसके थ्रू एक कहते हैं ना एक छलावा करके एक टाइम बाय कर रहा है। और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी थी, काफ़ी कुछ तक, बिकॉज ईरानियंस आर नोन टू बी वेरी टफ नेगोशिएटर्स, मतलब जो है ना वो एक कल्चरली सिविलाइजेशनली बड़ी स्ट्रांग सभ्यता है। तो आप उनसे जो है ना इन सब चीज़ों के अंदर जो है ना आपको बहुत नुआंस तरीके से डील करना पड़ता है। वो बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं। उनकी ब्यूरोक्रेसी बोली जाती है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी के पराकाष्ठा को भी टक्कर देती है। यस यस यस, वो तो उनका नेगोशिएशन तो हमने चाबार के केस में देख ही लिया है। एग्जैक्टली, ये बोला जाता है कि भारत के जो ब्यूरोक्रेसी है उसने कहीं ना कहीं चाबार पोर्ट पे ये पूरी जो डील चल रही थी उसको इतना डिले करवाने में, एग्जीक्यूशन करवाने में उसका पीछे उसका हाथ था, बल्कि ईरानियन ब्यूरोक्रेसी भी उतने उससे भी कुछ ना कुछ टक्कर की है। यस, तो अब ये सारा जब चल रहा था, जब ये विड्रॉल हुआ और उसके बाद फिर जो है फिर ये हमास वाला जो अटैक हुआ, उसके बाद डेफिनेटली तब तक कहीं ना कहीं ये निर्णय इनके, क्या ये कहा जा सकता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था इजराइल के लिए भी, वो कंसिडरेशन कि अगर ये मतलब यहाँ तक आ गई बात, तो तब तक ऐसा नहीं है कि कोई इमिनेंट थ्रेट इजराइल को लग रहा था, ठीक है। अंदर ही अंदर देखिए वो एक्चुअली इनके एनरिचमेंट के लेवल्स बढ़ रहे थे, कोई 50% 60% पर जा रहे, तो उनके अंदर ये कंसेंसस तो एक डेवलप हो रहा था। इजराइल को डेफिनेटली ये दिमाग में था कि अब आपको जो है ना ईरान का कुछ न कुछ जो है इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस समस्या का। वो चिंता तो थी, लेकिन उनके लिए समस्या है कि अमेरिकन को भी आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पर सेम पेज पर लेकर के आना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना, बिकॉज अकेले तो वो एक्शन ले नहीं सकते इनके अगेंस्ट। अब ये सब सारी चीज़ें चल रही थी।
इसी बीच में हमास का वो अटैक हो जाता है, जिसके अंदर सब जानते हैं कि हमास के पीछे कौन है क्या है। तो उस ब्रूटल अटैक ने इजरायली सोसाइटी को पूरा हिला दिया। वो एक तरह से कॉम्प्लेसेंसी के फेज में जा चुके थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये स्थिति बहुत भयानक है, बिकॉज सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कि पहला ऐसा अटैक हुआ जिसके अंदर इतने इजरायली मारे गए और एक मैसिव बड़ा एक ब्रूटल टेरर अटैक था। तो उसमें ये सारी गंभीर स्थितियां बनी। इधर से ट्रंप का भी आना हुआ। ट्रंप के इस मामले में कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर थे कि भाई ईरान का आपको कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये उस रास्ते पर जा रहे हैं, न्यूक्लियर वाले वेपन के रास्ते के ऊपर। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इसके अंदर कि जो इजराइल को ये पता है कि अगर इस विंडो को इन्होंने अभी इस्तेमाल नहीं किया तो अगर आप लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप अभी कुछ नहीं करते, आप एक नेगोशिएशन के साथ इससे निकल जाते हैं जैसे, तो ये रजीम कंसोलिडेट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेट करेगी तो ये इनकी मॉरल विक्ट्री होगी। इससे मैसेज ही जाएगा कि डेफिनेटली अमेरिकन्स का और इजरायलीज़ का वो अब रुबाब और वो इकबाल नहीं है, उस एरिया के अंदर पावर नहीं है। और सेकेंडली अगर ये वापस अपना एनरिचमेंट प्लान करते हैं और उसके बाद वापस इनके प्रॉक्सीज और मिसाइल प्रोग्राम और उन सबको करते हैं, तो 5 साल बाद अगर यही सिचुएशन रिपीट होती है, कोई मेजर टेरर अटैक होता है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या उस वक्त इजराइल इनका कुछ कर पाएगा? क्या अमेरिका उस वक्त उस स्थिति में होगा कि इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके? क्योंकि डोमेस्टिक आप देखिए सर, जो हमने अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चल रही है वहाँ पे जो मागा बेस भी है, इनका जो राइट विंग है, जो सबसे अभी तक कहा जा सकता था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही होते थे, बट दोनों में ही रिपब्लिकन्स में जो हार्डकोर रेसिस्ट हैं वो भी, और जो डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल्स हैं, वो भी, उन सभी में कहीं ना कहीं ये आ गया है कि पूरा जो सरकार है, अमेरिकन सरकार जो डीप स्टेट है, उसको कहीं ना कहीं इजराइल चला रहा है, जो जूस चला रहे हैं। उनका यही आरोप लगा रहता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन पे जा चुका है कि किसी भी प्रेसिडेंट के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट इजराइल को फुली सपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है अमेरिका में। एक रिवल्शन होगा। और दूसरी बात ये कि आप दूसरे पावर्स का भी तो राइज देखें ना। आज चाइना इतनी स्ट्रांगली इमर्ज कर रहा है, रशिया जो है इधर से, फिर आप जो गल्फ के अंदर भी सारे जो पावर्स हैं, टर्की, सऊदी अरेबिया, सब अपने अपने अलग रास्ते पर निकल चुके हैं। तो शायद 5 साल बाद अमेरिकन उस स्थिति में ना हो, उनके भी अंदर इंटरनली इतने क्लैशेस, फ्रिक्शंस आ रहे हैं कि शायद वो इजराइल को उस तरह से सपोर्ट कर पाएं। और अगर वो नहीं होता तो फिर तो इजराइल के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन गया, डू और डाई सिचुएशन वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। कि हमने 1980 के जो बीच में हमारे पास जो 2-3 मौके आए, हमने वो कहूटा पे नहीं अटैक किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि हमने देखा 10, 15, 20, 25, 30 साल से जो चल रहा है इंसर्जेंसी, जो एक तरीके से आप टेररिस्ट ग्रुप्स को भेज के जितना टेररिज्म करना है करना, क्योंकि रिटेलिएशन तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उनके साथ होने वाला है, इजराइल के साथ। लेकिन वहां पर क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उन लोगों की, वो जानते हैं, उनके लिए ये प्रश्न जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि देखिए वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर चारों तरफ वो बड़े एक दुर्दांत दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो और वो पहले भी ये जंगें लड़ चुके हैं। ये 1947 से लेकर के इन्होंने सारे अरब स्टेट्स के साथ और सबके साथ बड़ी कहता ना खतरनाक जंगें लड़ी हैं। तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें अपना एग्जिस्टेंस बचा के रखना है तो इतना छोटा सा कंट्री है, छोटी सी पॉपुलेशन है, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेकर के और एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के साथ बढ़ना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक आखिरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और एक और बात, ये प्रॉब्लम आखिरी नहीं है उनके लिए। देखिए ये तो एक पहली स्टेज है। अगर आप इस द्वार को क्रॉस करेंगे, ईरान वाले द्वार को, तो फिर अगला द्वार जो है ना, वो एक मेजर लड़ाई का जो होगा, वो फ्रंट तैयार होगा। उसके अंदर आपका सारा सुन्नी एक्सिस खड़ा हो रहा है, जिसके अंदर टर्की, सऊदी, पाकिस्तान, कतर, ये सब खड़े हो रहा है। अब पहला तो ये क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका ये मेरा एक जवाब है। और सेकंड, आपने कहा कि सुन्नी स्टेट्स क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए बात ये कि ईरानियन जो रजीम है वो उसको मुल्ला चलाते हैं सारे के सारे, जो वो खुद रिलीजियस स्कॉलर्स हैं सारे के सारे। तो उनका जो कमिटमेंट है एक इस्लामिक रिलीजियस रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के ऊपर, वो एक अंधा कमिटमेंट है, उसमें कहीं रैशनैलिटी नहीं है, उसमें कहीं रीज़न नहीं है। सेकेंडली, वो चूंकि शिया हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि मतलब जो है ना कि मोस्टली सुन्नीज डोमिनेट करते हैं, तो वो अपनी एक इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप लेने की जो पैशन जो है वो उनके अंदर ज़्यादा है। तो वो इन हमास वगैरह इन सब को सपोर्ट करके, ख़ासतौर से ऐसे माहौल में जबकि सुन्नी स्टेट्स बैकआउट कर रहे थे, वो इनको सपोर्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस्लामिक जगत की लीडरशिप की दावेदारी पर ज़्यादा एक मॉरल राइट से रखते हैं और हमारा दावा ज़्यादा मजबूत है ये। और तीसरा ये कि जो सुन्नी स्टेट्स हैं इनको
इनको बेसिकली इनको जो चलाने वाले हैं वो ऑटोक्रेट्स हैं, वो किंग्स हैं, वो डायरेक्ट मुल्ला नहीं है। मुल्ला जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं वो इनको एडवाइस करते हैं, ये उनको खुश रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो हुकूमत है वो इनकी रॉयल फैमिलीज़ की है वहाँ पर, जो कि ये चाहते हैं कि किसी भी किस्म का फसाद ना हो। अगर ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, ज़्यादा इस्लामिक तबका स्ट्रांग होता है तो वो इनकी जड़ें हिलाएगा। फिर इनको अब आदत पड़ चुकी है स्टेबिलिटी की, प्रोस्पेरिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंटरेस्ट भी है ना कि हमारी फैमिली की लेगेसी स्ट्रांग उनकी फैमिली, उनकी जो है ना जो सत्ता जो है उनकी वो उखड़े ना। वो देख चुके हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, जहाँ जैसे अरब स्प्रिंग हुई तो सारे जो इस्लामिस्ट और ये जो जिहादी एलिमेंट्स थे, इन्होंने किस तरह से सारी की सारी ऑटोक्रेसीज उखाड़ के फेंक दी। तो इनको बड़ा एक खटका लगा रहता है कि तो ईरान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान वालों को तो चाहिए कि भाई हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है, और हम हमारा कमिटमेंट उसी से है। यस, और अभी जंग होने के आसार बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखता है। देखिए ईरान, तो मुद्दे क्या क्या हैं अभी? मुद्दे 3 मुख्य मुद्दे हैं। देखिए एक तो न्यूक्लियर का मुद्दा है, ठीक है, न्यूक्लियर वाला कि ये अपना एनरिचमेंट बिलो 5% लेवल या इस तरह से कुछ उस डील पर बात करें, ठीक है। सेकंड है प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने वाली बात, और तीसरा है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। प्रॉक्सीज को हालांकि काफ़ी हद तक जो है पिछली जंग में डैमेज कर चुके हैं आपके जो इजराइल और ये लोग थे। न्यूक्लियर वाला भी जो है झटका तो लगा है इनको, बट पूरी तरह से प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। फिर जो इनका जहाँ पर जो इन्होंने फार्दो वगैरह में जो अटैक किए थे, जो नीचे जो न्यूक्लियर सारा जो एनरिच यूरेनियम जो था, जो काफ़ी उसमें क्वांटिटी में था, जिसको दबा के रखा हुआ था, वो कहाँ गया वो पता नहीं। उसको लेकर के अभी भी आप एक वेपन बना सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जिस पर ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा। तीसरा मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से फ्लरिशिंग मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है। अब अमेरिकन चाहते हैं कि वो ही बंद हो जाए, ठीक है, जैसे मतलब उसको वो पूरा ख़त्म कर दें। तो ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें। और उसके साथ एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये कि अगर सपोज ईरानियन लीडरशिप के अंदर एक वो होता ना कि नहीं हम जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो फिर भी कुछ डील की गुंजाइश होती। लेकिन ईरानियन लीडरशिप ये सोचती है कि अगर हमने अपने जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो सिद्धांत हैं उनके साथ अगर डाइल्यूशन किया, हमने डाइल्यूशन मतलब किस तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ कोई डील करके, और दूसरा हमारे अपने कंट्री के अंदर जनता के साथ कुछ रूल्स रिलैक्स करके कि भाई आप हिजाब वगैरह में कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, रिलीजियस कंजर्वेटिव्ज्म में कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा वही हाल होगा जो रूस का हुआ था। रूस के अंदर जब गोर्बाचेव आया था तो उसने ग्लासनोस्ट और वो सारे रिफॉर्म्स लेकर के आया, तो उसके कुछ सालों बाद रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया। इनको मतलब ये नहीं हो सकता कि आधी ऑटोक्रेसी चले। हाँ, इनको ये लगता है कि, और ये जैसे देखिए मतलब आप समझिए, ये इनका मोटिवेशन रिलीजियस है। जैसे तालिबान है ना, तालिबान का भी मोटिवेशन रिलीजियस है। तालिबान वो मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो बोलता है कि अगर हमारी जितनी भी तकलीफ में आप जी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसाइड किया है अगर अल्लाह ने तो हमें ऐसे ही जीना है, लेकिन अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बड़े 1000 साल 100 साल जंग लड़नी पड़े। ये एक टिपिकल माइंडसेट होता है जो इस्लामिस्ट या जिहादिस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर होता है, उसके अंदर ये टिपिकल माइंडसेट है। और ये माइंडसेट कोई यूनिक नहीं है ईरानियन रेजिम को। मैंने ये माइंडसेट ईरानियन रेजिम के अंदर जैसा आपको दिखता है वैसा तालिबान में भी दिखा है, वैसा ही आपको जैश-ए मोहम्मद के लीडर्स की आप स्पीचेस सुन लें। अभी आई थिंक उनका एक लीडर था जो वेरी क्लोज टू मसूद अजहर, तलहा ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसने अपनी स्पीच में कहा था कि आप फिक्र मत करें, हम आपको चैन से नहीं बहने देंगे, हमारी पुश्तें, हमारी नस्लें 1000 साल 100 साल तक जंग लड़ना पड़ा तब भी हम आएंगे, लेकिन आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। हमारे लिए जंग आजकल की जंग नहीं है। तो ये एक कमिटमेंट होता है अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए, वो ईरानियन रजीम के अंदर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक एलिमेंट उनको ये भी लग रहा है, उनको लग रहा है कि अगर हम लोग जो है अभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और अगर सपोज कॉम्प्रोमाइज़ किया इनके साथ, वो किया अमेरिकन के साथ में, तो फिर जो है उससे ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। उनकी अपनी जो जनता जो कि वो इंटरनली भी काफ़ी विरोध फेस कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है सारा जो हथियारों का जमावड़ा जो है वहाँ पर, वो अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक है। वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम अगर लड़ते रहेंगे तो अमेरिका सामने से अटैक नहीं करेगा ये। लेकिन वो शायद इस बार गलत फहमी में, बिकॉज ट्रंप का एक माइंडसेट डिफरेंट है, और इजराइल भी बड़ा स्ट्रांगली चाहता है कि ये फाइनली इनका कुछ इलाज हो। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली इस रेजिम को ये भी लगता है कि अगर जंग हो गई, अगर जंग सपोज जो है मिलिट्री एक्शन हो गया कुछ, तो उससे उनकी रेजिम बच जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी ट्रंप का जिस तरीके से मानसिकता, जो आपने कहा कि वो एक तो माना जाता है कि भाई वो हार्ड लाइनर है, और जो उसके दिमाग में एक बार बैठ जाए तो वो वही उसी राह पे चलता है। लेकिन जैसे हमने देखा वेनेजुएला में, या और भी उसके मिलिट्री ऑपरेशन अगर आप देखोगे, तो उसका ये रहता है कि जल्दी से कुछ मतलब कुछ घंटे में कुछ करके और वापस आ जाओ विदाउट एनी कैजुअलिटीज़,
और हम अपना डोमिनेंस उस तरीके से दिखा दें। तो वो नहीं चाहता कि इराक और अफगानिस्तान की तरह ऐसे युद्ध में ऐसी जगह हम घुस जाएं जहां पे रोज बॉडी बैग्स आ रहे हैं और प्रोलॉन्ग हो जाए वो वॉर। तो वो उस तरीके का ग्राउंड इन्वेजन और उस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि अभी भी उसने बोला कि हम तो चाहते हैं कि ये जो रजीम है बस ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर कोई भी आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली दे वांट टू डिस्ट्रॉय दिस रजीम। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या एक इस टाइप का ऑपरेशन जो मासिव ऑपरेशन हो ग्राउंड ट्रूप्स के साथ साथ, और जैसे इराक में देखा हमने, अफगानिस्तान में इन्वेजन देखा, उस लेवल का तो नहीं लगता। वेनेजुएला टाइप का कुछ हो जाए या ईरान के साथ जो उन्होंने वो बॉम्ब्स वगैरह गिराए थे कुछ महीने पहले वैसा हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि ट्रंप का एक ये भी टेम्परामेंट है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं एक्चुअली। आप देखें, सबसे पहली बात तो मैं इससे शुरुआत करना चाहूँगा कि लोग कहते थे कि अब हिजबुल्लाह बड़ा पावरफुल है, ये है बड़ा, लेकिन बड़ा उसको कहते हैं ना कि नहीं, हिजबुल्लाह से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं इनके पास रॉकेट फोर्सेज हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछला जो 2025 में जो जिस तरह से इजराइल ने पूरा डेसिमेट किया हिजबुल्लाह को, तो उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ थी और उनकी जो वीकनेसेस थी वो सारी एक्सपोज हुई। हम लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, कई सारे एनालिस्ट भी उनकी पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। यू मीन हमास? नहीं, हिजबुल्लाह है ना। उसके बाद जो लेबनान के अंदर है, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें कि इन्होंने IRGC की पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेट किया। और जब वो 12 दिन की जंग हुई उसके अंदर इजराइल का पूरा कंट्रोल था, इरानियन स्काइज को डोमिनेट कर रहे थे, अपने फाइटर जेट्स की तो पूरा डोमिनेट कर रहे थे। तो एक इस पर भी विचार करना चाहिए कि कई बार हम लोग जब बात करते हैं कि ये जंग बड़ी लंबी छिड़ेगी, ये है, तो उसमें 2-3 पहलू। एक तो ये कि हो सकता है ईरान की कैपेसिटी को हम शायद ज़्यादा आंक रहे हों, उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हों, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मैं आप देखिए, बिकॉज हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशंस पर बात करते हैं चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली भारत में जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो आजकल जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो बड़े मतलब इतने आसान और इतने सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें होती नहीं है कि अगर आप सीरियस स्कॉलरली डिस्कशन करेंगे तो आपको कई सारे पहलुओं को एक साथ रखना पड़ेगा और उनका एक सीरियस एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड पहलू इसका ये है कि जो आपकी जो ईरानियन रजीम है वो अंदर से बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रही है पब्लिक का। जनता के अंदर बड़ी नाराज़गी है। क्या ये जनता जो है वो एक बहुत बड़ा तबका है, 92 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, जो कि सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सैंक्शनड है, डिस्कनेक्टेड है वर्ल्ड से। वहाँ पर पानी की रैशनिंग हो रही है, पावर आउटेजेस हो रखे हैं, लोगों में बहुत इनकी जो कहते हैं ना, इनका जो सोशल कंजर्वेटिज्म है उसको लेकर के बहुत नाराज़गी है। हिजाब मूवमेंट आपने देखा ही था। अब इसमें 2 ओपिनियन है सर। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, कि वहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि ऑपरेशन इतना हो रहा है इसलिए लोग खड़े हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, और बाकी जो करवा रहे हैं ये डीप स्टेट है यूएस की, और वो सब सारे जो ऐसे एक्टर्स हैं, CIA हो गया, ये सब हो गया, ये लोग उनको उकसा रहे हैं और उनको मरवा रहे हैं बेसिकली जो सिटीजन। हम ये मान के चलते हैं कि अगर तो क्या हमको कुछ पता है क्या इंटरनली की वास्तव में क्या चीज़? तो वहाँ पर चीज़ें सेंसर्ड हैं, ठीक है, चीज़ें बाहर आ नहीं रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो ईरानियंस हैं वो खुद कह रहे हैं, ईरानियंस जो अक्रॉस द, आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के, तो ईरानियंस खुद इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखिए मैं तो अमेरिका में रहा हूँ, मेरा ईरानियन कम्युनिटी के लोगों से, काफ़ी लोगों से मेरा राब्ता रहा है। उनका बेसिक टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो इस तरह की रेडिकलाइज्ड और कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट लाइफस्टाइल को अपना सकें। ये लोग तो बड़ी रिच सिविलाइजेशन के इनहेरिटर्स है। इनका जो नौरोज़ फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पर आप जाकर के देखें तो एक ओपन डांसिंग, म्यूज़िक वगैरह इतना चलता है, लिटरेचर, कविताएं लिखने वाले, नॉवेल्स लिखने वाले, ये लोग अरब्स के जैसे नहीं हैं, बहुत फ़र्क है इनकी सोसाइटी के अंदर। इनफैक्ट जब अरब इन्वेजन हुआ था ईरान के ऊपर 7th सेंचुरी के अंदर, तो एक बड़ी एक फेमस पोएम है, वो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। उसके अंदर ईरानियन बादशाह, वो पोएम के कुछ लिरिक्स इस तरह से हैं कि इस बार ऐसे जालिम अटैकर्स आए हैं जो बच्चों को और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कोई यहाँ से जाए हिंदुस्तान में के बादशाह को जाकर के कोई हमारा दूत, हमारा पैगाम भेजे और वो अपनी हाथियों वाली सेना यहाँ पर भेजें और इन जो है ये जो ब्रूटल अटैकर्स आए इनको हराए। तो ये लोग तो बहुत अलग तरह के लोग हैं। ये इनके जो माइंडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, ये सब वो चीज़ें इनके टेम्परामेंट में ही नहीं है। आप प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो ईरान जो है, आप उस ज़माने की पिक्चर्स देखें, फोटोग्राफ्स देखें, तो वो आपको बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर जुल्म तो हो रहा है, ये बात तय है। अब ये चूँकि खबरें बाहर आने नहीं देते, लेकिन जिन लोगों को मारा गया है, इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल के प्रोटेस्ट के अंदर, वो बहुत बुरी तरीके से, वो तादाद थाउजेंड्स के अंदर है। हमें उसका आइडिया नहीं, कुछ लोग 12,000 कहते हैं, कुछ लोग 20,000 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा संख्या है। तो ये जुल्म तो डेफिनेटली हो रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये आपका जो वो वॉर है ये कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा, उस पर देखिए कई सारे पहलू हैं। एक वहाँ पर IRGC है। IRGC जो है वो सबसे एक मजबूत उनका इंस्टीट्यूशन है, जो कि बेसिकली जो पूरा ये जो उसको कहते हैं गार्डियंस ऑफ रेवोल्यूशन, जो ये बेसिकली पहले एक जावेदान गार्ड्स हुआ करते थे शाह के, उसी वो बड़े उनके हार्डकोर बड़े जो खास लॉयल गार्ड्स थे उसी के पैटर्न पर बनाए गए थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो उसी में कन्वर्ट हो गया था। तो ये जो है इनके जो क्लरिक्स जितने भी हैं, ये मुल्ला रेजिम जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और वो जो कहते हैं जो गार्डियन काउंसिल जो है, उनकी ताकत के पीछे ये लोग IRGC हैं। IRGC जो है वो उसके बड़े स्टेक्स हैं, वो इट इज़ जस्ट लाइक पाकिस्तानी आर्मी। IRGC स्मगलिंग भी करती है, IRGC पोर्ट्स भी ओन करती है, कंस्ट्रक्शन भी ओन करती है, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट भी चलाती है, और IRGC के पास अनाप शनाप पैसा है, वो इनका न्यूक्लियर असला भी कंट्रोल करती है। तो इस रेजीम के सर्वाइवल के अंदर IRGC के स्टेक्स हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका एम्प्लॉयड है। तो और IRGC एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है, तो वो अच्छी खासी फाइट देगा अमेरिकन से भरा पड़ा है। हाँ, वो आइडियोलॉजी वाइज उसमें दो तीन चीजें देखिए। अब मैं वही कह रहा हूं कि कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस निकल के आते हैं। IRGC के अंदर डेफिनेटली जब शुरुआत हुई थी तब तो आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेटेड लोग ही थे। अब जो है IRGC के अंदर कॉम्पिटिंग फैक्शंस हैं, उसके अंदर राइवल फैक्शंस हैं, जो कि आपसी लड़ाइयाँ प्रोफेशनल प्रोग्रेस को लेकर के हैं, इंस्टीट्यूशनल लड़ाइयाँ हैं, हिस्टोरिकल लड़ाइयाँ हैं, और उनका मेन एम पर्सनल एनरिचमेंट हो गया है। मतलब जो है ना वहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट भी बहुत डोमिनेट करने लग गए, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आइडियोलॉजिकल एंगल है, लेकिन बात यह कि वो बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब IRGC ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस रेजीम के सर्वाइवल से सीधा बेनिफिट पाते हैं, तो इसलिए वो एक मेजर रेजिस्टेंस करेंगे इनका। अब उसके अंदर भी ये कि देखिए इजराइल सीधे हमला नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनसे बहुत गुना आकार में छोटा है, 300 गुना तो ईरान इनसे बड़ा है, वो कोई अपनी इन्फेंट्री मूव नहीं कर सकते। इजरायलीज जो है मोस्टली अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सारा गेम खेलते आए हैं वहाँ पर। तो अगर इनको करना है तो अगर अपनी इन्फेंट्री या कुछ इस तरह से मूव करेंगे एयर डिफेंसेस डिस्ट्रॉय करके, तो इनको IRGC से लोहा लेना पड़ेगा। तो उस केस में ये फाइट लंबी चल सकती है। लेकिन देखिए उसमें अगर सपोज अमेरिकन IRGC के अंदर कुछ फ्रेगमेंटेशन करवा देते हैं, या फिर जो है आपकी जनता जो है वो उनके साथ में आ जाती है, तो फिर जो है इसके डायनामिक्स कुछ और हो सकते हैं। बट इन एनी केस ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। लेकिन जैसे इराक में हुआ था ना, उस तरह के डायनामिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज देखिए आपको पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में भी फर्क को देखना पड़ेगा। इराक एक अरब सोसाइटी है। अरब सोसाइटी शुरू से एक ट्राइबल सोसाइटी रही है, चाहे वो इराक हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, तो ट्राइबल या अफगानिस्तान हो, वहाँ पर लोगों का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। वहाँ पर लोगों का जो एक जो लड़ाई करने का जो टेम्परामेंट है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह, वो कहीं ना कहीं उनकी जेनेटिक में आती हैं वो सारी चीज़ें से। तो इसलिए जो इस तरह के जो मेन आप सुन्नी टेरर ग्रुप्स भी देखेंगे, चाहे अलकायदा देखेंगे, IS देखेंगे, उनको अपना सारा कैचमेंट एरिया मिलता है आपके इस तरह के जो ये ट्राइबल बेल्ट्स हैं इराक विराक, और वहाँ से मिलता है क्या ना। फॉर दैट मैटर आप देखिए जॉर्डन भी बड़ा एडवांस कंट्री है, लेकिन जो अलकायदा की जो लीडरशिप थी, ये मकदीसी वगैरह, वो सारे के सारे जरकावी सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, वो सारे अलकायदा का सेकंड इन कमांड, हाँ वो था से, जो वो सारे के सारे वहाँ से आए थे क्या, बिकॉज ये ट्राइबल सोसाइटीज़ है। यहाँ पर शुरू से एक वो कहता है ना कल्चर, ओवरऑल थिंकिंग, ओवरऑल लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ईरानियन सोसाइटी को आप कह सकते हैं जैसे हमारी कश्मीरी सोसाइटी है ना, कुछ उस तरह से मिलती जुलती सोसाइटी है। इंटेलेक्चुअली, सोशली, कल्चरली वेरी रिफाइंड एंड वेरी पॉलिश्ड आप कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं, सटल कह सकते हैं। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिले वो कोई ज़रूरी नहीं है उस तरह का हो कि जैसा कि इराक के अंदर हो। और अगर पब्लिक सपोज जो है जो जिस तरह से रिवोल्ट हो रहा है, अगर बट गई तो फिर तो और भी पब्लिक अगर इनके सपोर्ट में आ गई तो दिक्कत हो सकता है। अगर IRGC भी अगर ये चीज़ देखे कि आगे जो है इनका कोई भविष्य नहीं है, सारे जो मुल्ला रेजिम जो है इनका ऑलमोस्ट एक नाश होने ही वाला है, वो भी अपना एक स्टैंड चेंज कर सकते हैं। तो कई तरह के इसमें सिनेरियो सामने आ सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि IRGC एक नए लीडर के रूप में इमर्ज होकर क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो हो वहाँ पर, और वो अपना रिलीजियस जो रिजिडिटी है, जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की, उसको छोड़ दें और ईरानियन नेशनलिज्म के ऊपर काम करें और अपने पावर्स और प्रिविलेजेस सिक्योर कर लें, और जो है उसके बाद वेस्ट के साथ कुछ एक मोडस वाइवेंडी उसमें कल्टीवेट करने की कोशिश करें कि भाई आप हमें हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, पावर है, उसके साथ यहाँ पर इंटैक्ट रहने दीजिए। हम ये जो रिलीजियस जो है उस चीज़ को छोड़ते हैं, न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी वो उनके साथ कुछ एग्री करने को तैयार हो जाएं। बट वही है ना, जैसे आपने पहले भी कहा कि ये जो आधी ऑटोक्रेसी है ये तो नहीं चल सकती कि कुछ रिफॉर्म के साथ यही सिस्टम चले, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो उनका पूरा बिलीफ है। बट एनीवे मतलब
मतलब हम जब ये सोचते हैं ना कि भाई जो युद्ध हैं आज के समय में वो कितने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और वो इतना जल्दी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। जब हमने देखा कि रशिया का भी क्या था कि भाई 4 दिन चलेगा युद्ध और फिर ये जीत जाएंगे और जितना हिस्सा इनको लेना है यूक्रेन का उतना लेके बैठ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, 4 साल हो गए आज, ठीक है। लेकिन जब हम वेनेजुएला की देखते हैं तो 4 दिन भी की क्या मतलब, 4 घंटे नहीं लगे, वो प्रेसिडेंट को उठा लिया, पूरा देश इनका हो गया। तो ये बात है कि यहाँ पे ग्राउंड का जब इन्वेजन होता है तो एक अलग डायनामिक होता है, उसमें 4 महीने 4 साल कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब एयर पावर की और इंटेलिजेंस प्रिसीजन वाली जब बात करते हो, वेनेजुएला में कर लो, चाहे ईरान की स्ट्राइक्स जो ईरान में हुई इजराइल द्वारा, या हमास की लीडरशिप को कैसे पिन पॉइंटेड एक एक बंदे को मारा, IRGC को जैसे के लीडर्स को टारगेट किया, तो जब आप ये देखते हो तो वो एक अलग डायनामिक है। तो बात ये है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब इन्वेजन वाली बात तो सक्सेसफुल बियॉन्ड अ पॉइंट क्या पता ना हो, बट आप कह रहे हो कि इजराइल जो ईरानियन सोसाइटी है वो अलग है, इराक से अलग है, अफगानिस्तान से अलग है। तो हमको उस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। इवन अगर इन्वेजन होता है तो वो डायनामिक्स नहीं होंगे जो हमने यूक्रेन में देखे। तो एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगा मुझे लगता है ये, मतलब विच एवर वे ये चीज़ें मुड़े। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अगर देखिए सपोज जो खुमैनी जो है इस तरह से खमैनी कहते थे, अगर सपोज इसको ये हटा देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस के अंदर लोग अब ये बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो अब उसमें बात ये कि अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वापस जो है इसके या दो तीन कंटेंडर्स हैं, एक तो इसका बेटा है मुज्तबा खमैनी और दूसरा जो है हसन खुमैनी, जो इनके जो फाउंडर थे ईरानियन रेवोल्यूशन के, खुमैनी उसके ग्रैंडसन है। अब वो थोड़ा लिबरल मॉडरेट टाइप का आदमी है, बट उसको वो साइड लाइंड है बेसिकली, ठीक है ना। फिर इनके एक हसन रूहानी करके एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। मुज्तबा खमैनी जो है वो बिहाइंड द सीन्स काम करता रहा है, क्या कहते हैं ना। कई सारे लोग उसको वैसे मोहम्मद बिन सलमान से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स काम करता रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह आएगी कि अगर उसको बनाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि साहब इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही। बिकॉज हमेशा से ये जो इस्लामिक मुल्लाज जो थे ये कहते थे कि जो शाह का रूल जो था मोनार्की वो अन इस्लामिक थी, तो वो खुद ही बड़े एक तरह से डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स रहे। फिर दूसरा, अगर सपोज ये इस तरह का कोई सक्सेशन होता है तो अगर वही उसी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो वो बात तो अमेरिकन को और इजरायलीज को बैठेगी नहीं। तो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इनको एलिमिनेट करें या इसको हटाएं। सेकंड ये कि अगर ये एलिमिनेट होते हैं आपकी, तो उसको रिप्लेस कौन करता है, IRGC का जैसे मैंने बताया। तो IRGC अगर रिप्लेस करती है तो फिर वो कुछ स्थितियाँ पाकिस्तान जैसी बनेंगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है, और वो एक आइडियोलॉजी को, जब IRGC आएगी तो IRGC आइडियोलॉजी को प्रेगमेटिज्म के साथ मिक्स करेगी। मतलब तो बहुत सारे ग्रीन कार्ड बटने वाले हैं फिर उस कंडीशन में। यस, तो वो फिर जो है अपना इकोनॉमिक, उसके बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है IRGC के, वो कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, पोर्ट्स वगैरह को, सबको। तो वो उसको डायरेक्ट नुकसान है इस रेजिम के उससे। तो शायद वो उतने रिजिड ना हो जितने कि ये जो मुल्लाज हैं, और वो इनके साथ कुछ अरेंजमेंट कर लें कि भाई हम इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप हमें जो है इस तरह से अपना काम करने दीजिए। और मे बी फिर वो सोशल कंजर्वेटिज्म ख़त्म कर दें अपना जो है ना इस तरह से, तो पब्लिक को भी थोड़ी सी राहत मिल जाए। एक ये संभावना बनती है आपकी, ठीक है। अब तीसरी संभावना ये बनती है कि अगर सपोज लेट्स से IRGC के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, क्या है ना, और IRGC को भी अगर ये वेस्ट जो है इस तरह से वो भी डिसाइड करते हैं कि हमें फाइट करना है, तो और ये भी अगर फाइट करते हैं तो इनका भी फिर एक फाइनल डिस्ट्रक्शन होता है, बड़ी जंग लंबी चलती है। तो उसके बाद का एक सिनेरियो फिर ये हो सकता है कि ये लोग जैसे जो रज़ा पहलवी को जो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ मतलब एक वापस पॉपुलर टाइप के इलेक्शन वहाँ पर हों, लेकिन उसके लिए बहुत मैसिव चेंजेस करने पड़ेंगे इनको, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर की आप जो है IRGC को डिसबैंड करो, या फिर जो है जो इनका जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और गार्डियन काउंसिल वगैरह उनको हटाओ, और इलेक्शंस को वापस रोबस्ट, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आप बूट्स डालोगे ग्राउंड पे, ऑक्यूपेशन करोगे। वो सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके बाद की। लेकिन अगर वो होता है तो उसके बाद फिर कोई ऐसा नेता आ सकता है जो कि एक मेजॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट किस्म का नेता हो, जैसे कि एर्दोगान है तुर्की के अंदर। वो एक ये संभावना है। अब दूसरी संभावना लोग ये कहते हैं कि अगर सपोज पोस्ट रेवोल्यूशन, अभी इसके बाद का जो ईरान जो है, अगर ये चाइना के रास्ते पर जाता है, देखिए चाइना और ईरान में फ़र्क आप एक चीज़ देखेंगे
ईरान के अंदर भी जो रेवोल्यूशन था जहाँ वो एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, चाइना में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर रेवोल्यूशन हुआ। चाइना ने समय के साथ साथ समझौता कर लिया, ठीक है, उन्होंने जो है कम्युनिज्म को वो त्याग करके और जो है कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रास्ते पर वो निकल गए। रूस समझौता नहीं कर पाया। रूस अपना उसी तरह से ईरान की तरह ही रेवोल्यूशनरी रिजिडिटी पर अड़ा रहा, उसे नुकसान, और समझौता किया तो बहुत बाद में किया, तो उसको रिजल्ट भुगतना पड़ा। तो अब ये है कि अगर यहाँ तो जो अगर हम ईरान के केस में देखें तो इनकी जो इस्लामिक जो मुल्ला लीडरशिप है, उन्होंने तो अभी तक कोई ऐसा साइन शो किया नहीं है कि वो कोई प्रेगमेटिज्म फॉलो करेंगे। तो अब आगे अगर सपोज IRGC आती है आगे कोई, तो अगर वो इस तरह का कुछ एक प्रेगमेटिज्म फॉलो करते हैं तो फिर शायद ईरान उस रास्ते पर निकल जाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो है ना अभी चीज़ें बहुत एक क्योटिक रहेंगी इसके बाद, बिकॉज लोगों का भी रिएक्शन आएगा। देखिए लोगों ने इतने साल तक जो है वहाँ पर एक बड़ा एक्सट्रीम कहते हैं जिसको बहुत ही दमनकारी इस्लामिक शासन देखा है, तो लोगों का रिएक्शन रिलीजन के भी अगेंस्ट आएगा। हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में लोग धर्म छोड़ दें, इस्लाम छोड़ दें, कंप्लीटली एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जिसके अंदर शराब, सिगरेट, आपका जो है ना मल्टीपल रिलेशनशिप्स वगैरह पूरा, और आपका जो है ना जो वेस्टर्न आउटफिट्स हैं वो आपको सोसाइटी में नजर आएंगे, बिकॉज लोग उसको एज ए रिवेंज करेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें भी हो से। और फिर बाकी आपके मल्टीपल एक्टर्स हैं, ये IRGC वाला एक्टर है या कोई नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्गमैन टाइप का जो है ना कुछ जो ईरानियन नेशनलिज्म को आधार बना करके अपना आगे लोगों का पॉपुलर सपोर्ट लेके आने की कोशिश करे, तो इस तरह की चीज़ें सारी रहेंगी। मगर ये सब कब होगा? जब ये रेजीम डिसलॉज होगी, उससे पहले तो ये अभी जो दिखता हुआ लूमिंग वॉर जो है ये है। और बस ये नहीं है कि करंट गवर्नमेंट नहीं, मतलब पूरी रेजीम जो है उसकी फाउंडेशन जो है, जो पूरे मुल्ला सिस्टम है, जब तक वो ध्वस्त नहीं होगा तब तक ये सारी जो चीज़ें आप कह रहे हो, तब तक इस्लाम छोड़ना और वेस्टर्नाइज सिचुएशंस और ये लाइफस्टाइल अपनाना ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और वो एक बार अगर देखिए जंग शुरू हो गई ना, और इन्होंने आपका जो है ना अगर थोड़ा सा वेस्ट ने जो है अगर ये इस्लामिक लीडरशिप को डिकैपिटेट करना शुरू किया, खमानी वगैरह ये लोग अगर मारे जाते हैं से, और इसके बाद IRGC को भी झटके लगने शुरू होते हैं, तो फिर आप वहाँ पर जो है ना फिर अलग तरह का रिएक्शन आप देखेंगे लोगों का। और ये भी डिपेंड करता है ना कि मान लो कि 4 दिन अगर युद्ध चलता है और ये सारा सिस्टम जो है, रेजीम है, ये किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो एक जो मिडल ईस्ट है, इवन सुन्नी कंट्रीज़ में भी एक रिएक्शन अलग होगा। अगर ये सिचुएशन चलती है 1 साल 2 साल जैसे इराक वॉर में चली थी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अलग रिएक्शन भी हमको देखने को मिल सकते हैं, चाहे सऊदी हो, टर्की हो या और सारी जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं जहाँ जो फंडामेंटली ईरान के खिलाफ रही हैं। क्योंकि प्रेशर भी लोगों की तरफ से आना शुरू होगा कि भाई क्या कर रहे हो, कि एक इजराइल और अमेरिकन पावर्स जो हैं वो एक इस्लामिक कंट्री के खिलाफ मूव कर रही हैं, तो प्रेशर तो बिल्डअप होगा ही इन स्टेट्स के खिलाफ भी जो सुन्नी स्टेट्स हैं। तो उस सिचुएशन में उनको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट जो है वो हाथ से ना चला जाए अमेरिका के इस सिचुएशन में। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, और मेरा तो हमेशा शुरू से मुझे ऐसा लगता रहा है कि देखिए ईरान तो मुखौटा है, ठीक है, जो ना ईरान के अंदर जो है ना रेजीम ऑलरेडी अपनी सारी क्रेडिबिलिटी को एग्जॉस्ट कर चुकी है। इट्स डन एंड डस्टेड, मतलब एक तरह से, बिकॉज वो रोज़ इतने सैंक्शंस फेस कर रहे हैं, अपनी जनता से इतना उनको विरोध फेस सामना करना पड़ रहा है से, और आप दमन के बलबूते आप कब तक चल सकते हैं? आपको जो है औरतों पर गोलियां चलानी पड़ रही हैं, आपका बचा खुचा जो न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं कैंसर से, वो ऑलरेडी इतनी स्क्रूटिनी के अंदर है कि अगर ये लोग कितना भी चाह लें कर लें, वेस्ट कभी इनको बनाने देगा नहीं तरह से ना। लेकिन बात प्रश्न ये है कि अगर ईरान का ये जो है ये किला अगर गिरता है, असली जंग उसके बाद शुरू होती है। एक नया सुन्नी एक्सिस मिडल ईस्ट के अंदर एमर्ज होकर आ रहा है, जिसके अंदर तुर्की, पाकिस्तान, कतर, अब सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है तरह से, ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तरह से। और ये बिकॉज इनको ये लग गया है कि इजराइल ने जिस तरीके से अपना पूरा जो कहते हैं ना एक एक्सपो किया है, पूरा का पूरा हिजबुल्लाह को फिनिश किया, हमास को फिनिश किया, ईरान का किला और गिर जाएगा अभी, फिर सीरिया के अंदर भी जो है वो पूरा उसकी सरकार गिरा दी असद की, तो इन्हें लगता है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर जो है ये सुन्नी स्टेट्स भी जो है ना फिर वो और इन्हें ये अब लग गया है कि अमेरिकन की गारंटी के ऊपर ये यकीन कर नहीं सकते क्या है ना। फिर तीसरा फैक्टर ये कि जो इनकी जो अरब स्ट्रीट है
उसके अंदर एक बड़ा विद्रोह आक्रोश उत्पन्न होगा कि ये हमारे जो है हमारे जो बादशाह लोग हैं सारे के सारे क्या ये क्या कर रहे हैं, ये लोग तो अय्याश हो गए हैं और ये वेस्ट के हाथों गुलाम हो चुके हैं, बिक चुके हैं। और वहाँ की जो अरब स्ट्रीट के अंदर अच्छा खासा एक रेडिकल सेगमेंट है, अलकायदा वगैरह सब सऊदी की गलियों से निकले हैं, ये इराक जॉर्डन वगैरह इन सब के अंदर से लोकल लेवल पर ही रिक्रूटमेंट हो, तो वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तबका है। तो इसलिए उनके सेंटिमेंट्स को पैसिफाई करने के लिए भी जो ना ये लोग रिलाय करेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। और इजराइल को लगाम लगाने के लिए उसके लिए ये सब सुन्नी स्टेट्स गैंग अप कर रहे हैं। एर्दोगान का ड्रीम आपको पता ही है कि वो किस तरीके से एक नई खिलाफत शुरू करना चाहता है, क्या ओटोमन एम्पायर के जो उसके ख्याल हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए शायद फिर वो एक नया फ्रंट खड़ा होगा जिसके अगेंस्ट शायद इजराइल को जंग करनी पड़े। और कहीं ना कहीं वो जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा। वो एक नया अलायंस बना रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और आपका जो है सोमाली लैंड वगैरह, इन सब लोगों को मिलकर के एक नया नेतन्याहू ने तो इंडिया को भी उसमें डाल दिया है। वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन करे उस चीज को। भी है यूएई, और वो चाहेंगे कि इंडिया भी उसको ज्वाइन करे। तो वो नया अलायंस शेप अप हो रहा है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसे मौकों पर जो है बड़ी विकट हो जाती है। क्या ऐसे जब जहाँ पे डिसाइसिव चीजें करनी होती हैं उस टाइम पे हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जम के याद आती है। वो मुझे इससे इन अ लाइटर वेन में एक चीज़ शेयर करूंगा। मेरा एक दोस्त था, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो जयपुर का था। तो उसका ये था कि वो आई थिंक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। तो किताब काफ़ी लेकर के आया था। लेकिन वो एक दिन मेरे पास आया कि भाई एक गंभीर समस्या है मेरे साथ। मैंने कहा क्या समस्या है? वैसे तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करने बैठता हूँ तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या इलाज है? क्या कि नींद आने सी लगती है, तबीयत खराब हो जाती है, जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ ये समस्या उत्पन्न होती है, इसका क्या इलाज है? क्या? तो वो कई सारे डॉक्टर से मिला, इसका इलाज मिला नहीं और वो समस्या वहीं की वहीं बरकरार रही। फिर आई थिंक उसका एग्ज़ाम में तो नहीं हुआ हालांकि, लेकिन आज तक वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। तो शायद मुझे लगता है हमारे साथ भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कहीं कोई स्टैंड लेना पड़ता है या कहीं कोई फर्म बात करनी पड़ती है तो तबीयत खराब हो जाती है। इसमें मतलब हम आएंगे, इंडिया के ऊपर भी आएंगे, बट वर्ल्ड पावर्स की बात करें और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना हो सकता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई ज़्यादा दिन तक चलती है तो एक तो ऑयल प्राइसेस का जो शॉक होगा वो भी कुछ हद तक होगा, या फिर जो इम्पैक्ट आएगा, चाहे आप रशिया ले लीजिए चाहे आप चाइना ले लीजिए, और ख़ासकर चाइना क्योंकि वो वेनेजुएला ऑलरेडी गंवा चुके हैं। तो एक ईरान उनके पास एक बचा हुआ है, एक ओएसिस इस मिडल ईस्ट में, तो जिसको वो हर कीमत पर सपोर्ट करना चाहेंगे और कर भी रहे हैं। तो क्या एक तरीके से हमको वो भी देखने को मिलेगा कि अगर इजराइल और अमेरिका अटैक करते हैं, ग्राउंड इन्वेजन होता है, कुछ समय तक चलता है, तो चाइना भी पूरी कोशिश करेगा कि जितना फंसाया जाए अमेरिका को यहाँ पे दलदल में उतना अच्छा है। यस, चाइना ये चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा, बिकॉज चाइना के जो वॉर डॉक्ट्रिन्स हैं वो अलग टाइप के हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मीज शुड मार्च ओनली इन विक्ट्री परेड्स, और आप जो है जंग असली जीत वो होती है जो बिना जंग लड़े जीत जाए आपका। तो अमेरिकन्स को अलग अलग मुहानों पर फंसाने का जो एक जो है सारा का सारा वो उनका डेफिनेटली उनके दिमाग में कहीं, और अमेरिका वाले उनको ताइवान में फंसाना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं, वो ताइवान का तो उनका एक वो 2027 का एक ड्रीम है। अब ये मसला ये कि अगर अमेरिकन्स अलग अलग जगह एंगेज हो जाते हैं तो फिर शायद वो ताइवान के साथ कुछ करें क्या से ना, तो वो ये वहाँ पर छेड़ सकते हैं से ना, तो उसके लिए भी आसानी होगी उनके लिए ईजी हो जाएगा से। और दूसरा एक फैक्ट ये है कि अगर सपोज ये जैसे अगर अमेरिकन्स का कुछ इसके अंदर एक्शन होता है ईरान के अंदर, तो इस बार जो है ईरान और चाइना और रशिया इनका रवैया क्या रहेगा, कि विल दे बी सिंपली बाय स्टैंडर्ड्स जैसे कि पिछली बार रहे थे, और या फिर जो है वो इस चीज़ को एस्केलेट होने देंगे। शायद हो सकता है इनिशियली शुरुआत में जो है कुछ समय तक वो अमेरिकन्स को इसमें एंटेंगल होने दें, इसके अंदर उलझने दें, उसके बाद वो अपना कुछ इसको अंदर एक रिसोर्सेज पंप इन करना शुरू करें। ये भी एक संभावना बनती है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थितियां थोड़ी और विकट होंगी, जिसके आसार अभी लग रहे हैं। क्या वैसे देखिए, ट्रंप जो है ना, उसकी एक चीज़ उसकी डॉक्ट्रिन में ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि वो
रशियंस और चाइनीज़ के साथ जो है ना वो झगड़ा करने की बात नहीं सोच रहा वो, ठीक है ना। वो चाइना के साथ उसको लगता है कि शायद कोई मोडस वाइवेंडी अरेंजमेंट हमें करना चाहिए कैसे से, और रशिया के साथ तो आपने देखा ही है वो उनका किस तरह से हमेशा कोशिश रहती है कि ये, तो वो एक चीज़ शायद कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहते ना एस्केलेट होने से इस चीज़ को रोक रही है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ तरह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब जो यूरोपियंस के अंदर जो इनसिक्योरिटी सारी हो रही है बिकॉज ये ट्रंप नेटो से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका यूरोपियंस जो है अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी डिफेंस का खुद जिम्मा उठाएं, तो उस चीज़ को लेकर के यूरोपियंस वापस अपना मिलिट्री बिल्डअप और प्रिपरेशंस वगैरह शुरू कर रहे हैं। जर्मनी ने शुरू कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हालांकि अभी जो कहते हैं ना कि दूध तो जमा नहीं और आपने जो है पहले से ही दही बनाने की बात शुरू कर रहे हैं, अभी जर्मनी ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की और इनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आने लग गए। वापस वही पुराने सेकंड वर्ल्ड वॉर के फियर्स, जर्मनी राइज होगा तो क्या होगा, फ्रेंच वगैरह ये सब लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जर्मनी जिस तरह से अपना रीआर्मामेंट शुरू कर रहा है, आपका रीमिलिटराइजेशन, उससे वो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्या। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ईयू के तहत हों, है ना जैसे। तो अब इन चीज़ों को, लेकिन अब मसला ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है आपका जो है ना यूरोप के अंदर, और ये रशिया ईयू का क्या सिनेरियो होता है यूरोपियन कंट्रीज का से, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो मुझे ऐसा ये भी है ना कि जैसे अगर ईरान वाली युद्ध में अगर ज़्यादा फंसता है अमेरिका और इजराइल, तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन वाली चीज़ है वो रशिया भी खुश होगा कि भाई यूक्रेन पे थोड़ा प्रेशर कम होगा, वहाँ पे फंडिंग कम जाएगी। तो यूक्रेन के केस में देखिए, आप देखें तो अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रशियंस ने अपनी फुल माइट यूज़ ही नहीं की है। अच्छा, यूक्रेन के केस में ऐसा मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज रशियन माइट जो है, बिकॉज वो इस जंग को लड़ रहे हैं। देखिए मतलब वो 4 साल से तो कंटिन्यू ये चली रही है, ठीक है, 2022 से। बीच में कई बार पुतिन को पूछा कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे क्या, तो बड़े रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट ऐसे देते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं ये कन्वे भी कर देते हैं कि हम कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर जो है ना इस चीज़ को, इस लड़ाई को 4 साल तक, 4.5 साल तक सस्टेन करना भी कहीं ना कहीं ये विद इतने सैंक्शंस के साथ में, ये भी शो करता है कंट्री की कैपेबिलिटीज़ को, कहते हैं ये सब। तो अब उनके लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या है उनका, क्या वो सिर्फ यूक्रेन तक कन्फाइंड रहना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ उनके ड्रीम्स हैं, इसलिए वो कहना थोड़ा सा इस वक्त बड़ा मुश्किल है। जो जनरली जो अगर आप अलेक्जेंडर ड्यूगिन के विचारों पर जाएं तो वो एक मल्टीपल उसके तो अलग ही ट्वीट्स रहते हैं, बट वो काफ़ी बेसिकली वो उनकी पॉलिसी जो है उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं रशियन पॉलिसी को। तो वो उनका एक जो है परिकल्पना, वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये जो आपका जो है यूरोपियन सेगमेंट, वहाँ का रशिया विल बी द मेन, वहाँ पर सबसे पावरफुल एंटिटी होगा सेंट्रल एशिया, और ये जो यूरोपियन वाला जो है वो उसको एक वापस रिसर्जेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ रशियन एम्पायर के तौर पर देखते हैं। अमेरिका को भी वो भी एक सिविलाइजेशनल पोल मानते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर का तरह से। इसी तरह से साउथ इंडिया, आई थिंक अलेक्जेंडर ड्यूगिन तो वो नहीं मानते कि एक जरूरी जो नेसेसरीली जो यूएस है वो अपोजिंग कैंप में होना चाहिए। नहीं, वो यूएस को वो स्टेटस, यूएस का वो, उनको कोई यूएस के एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है। वो यूएस को वेस्टर्न कैंप का सिरमौर मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ट्रंप का जो एक आइडिया जो है इस तरह से मल्टीपोलैरिटी का, ट्रंप तो उसके साथ उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको जब जो अमेरिका जैसे जब यूरोप में आकर के नेटो जो है रशिया की नाक के नीचे अपने बेसिस स्थापित करता है, और वहाँ पर अपना जो है ना सारा जो ये कलर रेवोल्यूशंस और ये वोकिज्म उससे प्रॉब्लम है। जो ट्रंप का विजन जो है ये मागा हो गया और वोकिज्म के खिलाफ बात करने वाला, वापस क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी को रिवाइव करने वाला, उससे अलेक्जेंडर ड्यूगिन और ये लोग बड़े कंफर्टेबल हैं उसके साथ में, ठीक है। और एक जो व्यू पॉइंट है जो आपने भी देखा होगा, हमने कर्नल राजेश पवार के साथ जो कॉन्वर्सेशन की थी, उनमें उनका ये था कि अमेरिका का क्लियर है कि भाई हमारी जो लड़ाई होने वाली है वो रशिया के साथ नहीं होगी, और इवेंचुअली चाइना के साथ होगी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो रशिया है वो उनके पाले में चला जाए, या फिर यूरोप इतना स्ट्रांग हो जाए कि रशिया को काउंटर अपने लेवल पे कर ले, ताकि हमारा जो पूरा फोकस है वो चाइना पे हो जाए। तो एक तरीके से या तो ये आ जाए या ये आ जाए, तभी वो जीत सकते हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन अगर चाइना, रशिया और इंडिया भी उनके साथ नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये एक थ्योरी है। बट एनीवे आई थिंक ये जो ईरान का क्वेश्चन है ये डिपेंड करेगा, सारी जो चीज़ें थ्योरीज हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी कि कितने दिन चलती है, और मतलब अगर ज़्यादा चली तो फिर उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल इसमें फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है इवेंचुअली कि भाई हम किस सिचुएशन में आज खड़े हैं,
क्योंकि ईरान के जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको भी हम सीज कर रहे हैं। जो मतलब यूएस ने सैंक्शन कर रखे हैं जो टैंकर्स, उनको हम सीज कर रहे हैं। हमने पहले ही एक तरीके से अनाउंस कर दिया है कि जो हमारा बेस था वहाँ पे, जो चबार पोर्ट पे हमारा डील था, वो भी हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हम जिस सिचुएशन में, हम तो ऑलरेडी एक तरीके से कह सकते हो कि रजीम को पे गिव अप कर चुके हैं। तो हम तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑलरेडी ही हम पहुंच चुके हैं जो यूएस और इजराइल के का जो पोजीशन है कि भाई चलो जो आपको करना है करो, हम इधर बैठे हैं अलग से। तो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है इस रीजन का खासकर कितना इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान आप देख लो, ये ईरान भी चला गया, बाद में फिर मिडिल ईस्ट में सऊदी के साथ भी अभी जो है रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, टर्की का सबको पता है, कतर का सबको पता है। तो फिर यूएई को छोड़ के और कोई ऑप्शंस हमारे पास बचते नहीं है इस रीजन में। देखिए, भारत ऐसा है, भारत कोई मेन प्लेयर नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बट आई एम सेइंग कि हाँ, एक बाय स्टैंडर्ड है। भारत के लिए देखिए, मतलब अगर कोई ये कहता है कि भारत क्या रोल प्ले करेगा, अगर ये प्रश्न है, देखिए तो भारत कोई डिसाइसिव, जैसे पाकिस्तान एक डिसाइसिव मिलिट्री रोल प्ले करेगा वहाँ पर, वो चाहता है कि हाँ, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ में, आपका सऊदीज़ के साथ में, न्यूक्लियर उसके पास जो है असला पाकिस्तान के पास, उसके साथ वो उनकी मदद कर सकते हैं, अपने जो ट्रूप सप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, और जिस तरह से उनके अज़रबैजान, तुर्की के साथ रिश्ते हैं ना, उसको देख के लगता है कि पाकिस्तान एक लीड प्लेयर हो सकता है उसमें। अज़रबैजान की जब अर्मेनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके अंदर भी पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पर जो है ना, इनकी मिलिट्री के, इनका जो एक हार्डवेयर आप कह सकते हैं, या फिर जो है ना मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वहाँ पर था। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत जो है डेफिनेटली, मतलब चूँकि इज़राइल और अमेरिकन कैंप में, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाकी जो और जितने भी हैं इस तरह से, कि ईरानियन रेजीम जो है उनके साथ हमारा जो है ना एक बहुत ही फौरी तौर वाला रिश्ता था, मतलब एक सुपरफिशियल टाइप का, जो आप जिसको सिविलाइजेशनल रिलेशंस वगैरह कहते हैं, उनमें कोई जान बची नहीं थी। ठीक है, वो चाबार पोर्ट का ऑयल इम्पोर्ट्स का था, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी हम लोग बंद कर ही चुके हैं। ठीक है, वो तो उसमें अंदर तो ऑलरेडी हमने गिव इन कर ही दिया है जो अमेरिकन डिमांड्स वगैरह थी। अब उसके बाद क्या भारत जाकर के ईरान को फॉर्मली सपोर्ट करेगा, या कुछ सपोर्ट एज इन इफेक्टिवली कुछ पीछे मदद करना, ये करना, मुझे लगता है कि बिसाइड सम डिप्लोमेटिक जेस्चर्स, जैसे यूएन की वोटिंग के अंदर, या तो कभी एब्सकॉन्ड, अभी तो जैसे इन्होंने इनके फेवर में वोट किया था, या हो सकता है वहाँ से एब्सटेन कर लें, ये कर लें, इस तरह की चीज़ों के बियॉन्ड मुझे भारत का कोई बहुत मेजर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो रोल दिखता नहीं है। बट हमारे इंटरेस्ट, हाँ, अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी, दोनों की तरफ से एक सटल प्रेशर तो है ही इंडिया पे ना। यस है, बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा इंटरेस्ट कहाँ आएंगे, देखिए जो वहाँ पर जो कैओस और एनार्की होगी, उसका रिजल्ट हमारी एनर्जी सप्लाईज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है सब, तो वो चीज़ हमें इंटरनली इफेक्ट करेगी जैसे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो थिंकिंग है, उसका मेन कंसंट्रेशन इस दौरान इस पर होगा कि हमारी एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर करना। ठीक है, सेकंड हमारा ये रहेगा कि अगर वहाँ एनार्की होती है, कैओस, अगर जंग बढ़ती है, तो सारा जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, जो कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत में भेजता है, उसको किस तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करवाना है और कैसे भारत में वापस लेकर के आना है। बट आई थिंक ईरान में इतना नहीं है ना। ईरान में नहीं, अगर ये जंग फैलती है तो, अच्छा, ये ना मैं लेटेस्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, हाँ, रीजनल वॉर बन जाती है तो क्या उस केस में ईरान में तो इतना ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अगर रीजनल गल्फ कंट्रीज वगैरह में, वहाँ पर ये ईरान में तो कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को छोड़ के मुझे, हाँ, वो अगर उसके बियॉन्ड जाती है तो ये स्थिति रहेगी। बट कुल मिलाकर के ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि देखिए, इंडिया मतलब जो है ना, कोई एक लीड प्लेयर है नहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर से। तो ये एक फैक्ट है और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम कितनी भी जो है बहुत हमें अच्छा लगता है कि हम अपने कंट्री के बारे में बहुत बड़ी बातें कहें कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जो सारे के सारे डिप्लोमेटिक इक्वेशंस निकल करके आ रहे हैं, सारा का सारा जो एक कहते हैं ना एक सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर अभी तो वी आर मेयरली साइड स्टेप बाय स्टैंडर्ड्स। बिकॉज देखिए, उसमें सर ऑब्वियस भी है ना कि हमारी डेमोग्राफी जो है पाकिस्तान की सपोर्ट करती है उस चीज़ों को करने में, जो सुन्नी वाला एक्सेस है। यस, हमारी नहीं करती है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है ना इसमें। मैं देखिए, मैं बात है ना, मतलब एक तो दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो है कैपेबिलिटी और दूसरा जो है कि हमें क्या मिलेगा इससे। क्वेश्चन ये कि हमें इससे कुछ फायदा भी नहीं है। अगर आप देखें तो हमें हमारा तो नुकसान ही है अगर हम अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से मिलिट्री पार्टनर भी हैं। हाँ, और अगर आप सपोज साथ भी जाते हैं, तो अगर मिलिट्रीली ज्वाइन करना है, उससे हमें कुछ लाभ भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर सपोज
जो इंडिया का जो एक स्टेक्स हैं कैसे ना, अभी आप देखिए जो सिनेरियो चारों तरफ हमारे एमर्ज हो रहा है उसके अंदर आई थिंक इट्स इट्स द बेस्ट टाइम एक तरह से थोड़ा सा देख करके ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर रह करके, और फिर एक लेटर स्टेज पर एक वो वक्त भी आएगा जब भारत को जो ना सिचुएशंस भारत के सामने क्लियर होंगी कि क्या स्टैंड लेना है क्या नहीं करना है। अभी आप देखें तो देखिए चाइना ये चाहेगा, चाइना का बेस्ट कोशिश जो इतना वो हम पर प्रेशर करता है उसका पर्पस सिर्फ एक रहता है उसका कि भारत अमेरिकन कैंप को चाइना के अगेंस्ट ज्वाइन ना करे, बिकॉज इंडो पैसिफिक के अंदर जो है ना अगर इंडिया एक्टिवली अमेरिकन कैंप को ज्वाइन करता है चाइना के अगेंस्ट तो उससे चाइना को एक दिक्कत हो सकती है। तो वो जो भी प्रेशर हम पर डालता है उसका एक मेन पर्पस यही रहता है कि भारत उधर पूरी तरह से ना जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई एकदम से अभी हमसे जंग जीतनी है, वो हमें अगर डैमेज करना है तो वो पाकिस्तान के थ्रू भी करवा सकते हैं, साइबर टैक्टिक्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, और वो ये सब छोटे मोटे ये सारे के सारे जो है ना सर से करती रहते हैं एक्टिविटीज़ जिससे कि भारत पर एक प्रेशर बना रहा है। बट उसके अलावा आई थिंक अभी एज सच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, देखिए जो यूरोप की जंग है उसके अंदर हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का हमारा कोई रीज़न बनता ही नहीं, वो हमारी जंग नहीं है उसमें हमें अब अगर या तो हम जो है जो वो जो लीग है वर्ल्ड पावर्स की जिसके अंदर चाइना और रशिया वगैरह उसमें खेल रहे हो तो बात अलग है, उसके अंदर भी बिना बात में ये तेल वाले मामले में फंस गए, नहीं तो हमारा कोई मतलब भी नहीं था उसके अंदर हम लोग प्ले कर नहीं रहे। ठीक है, हम लोग एक तरह से आप कहते हैं आप डेवलपिंग कंट्री हैं जिसकी बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम तो उन चीज़ों से जूझ रहे हैं अभी। तो इसलिए आई थिंक अभी हम लोग ठीक है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो आई थिंक दैट्स गुड। बट हाँ ये ज़रूर है कि उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर ज़रूर पड़ेंगे। वो कैसे पड़ेंगे वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। देखिए अगर मिडल ईस्ट में हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पर जो है ना कुछ जो ये इस्लामिक रेडिकल्स वगैरह हैं इनकी स्थिति भयानक होती है, ख़राब होती है, तो उससे कहीं ना कहीं भारत का जो एक रेडिकल तबका है, भारत के अंदर जो इस्लामिक रेडिकल्स है जो अब इस बात पर शेर बनते थे कि इतने ओआईसी कंट्रीज़ हमारे साथ में हैं और हमारे आका वहाँ पर बैठे हैं, वो कमज़ोर होंगे, वो काफ़ी कमज़ोर होंगे, मेंटली कमज़ोर होंगे, मॉरली कमज़ोर होंगे, उनके फंडिंग सोर्सेज ब्लॉक होंगे। पाकिस्तान अगर वीक होता है तो उससे जो है ना फिर आपका बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की प्रेजेंस वीक होगी। अमेरिकन्स अगर वहाँ पर मेजरली इन्वॉल्व होते हैं तो अमेरिकन्स का अटेंशन बांग्लादेश से कम होगा। अमेरिकन्स को रियलाइज़ होगा कि अल्टीमेटली जो ये इस्लामिस्ट एक्टर्स हैं, जमात वगैरह जिन बांग्लादेश में जिनको अभी अमेरिकन्स एंगेज कर रहे हैं फॉर वेरी टैक्टिकल गेन्स, वो अल्टीमेटली उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं वेस्ट के। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आप देखिए कि कितने आज वो ये सब कर रहे हैं ये जानते हुए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बंदे किसने मरवाए हैं, उनके आईएसआई ने मरवाए हैं। और मतलब ये तो जगजाहिर बात है, इस पे तो टीवी सीरीज बन चुकी है, होमलैंड में दिखाया गया है। तो मतलब क्या ये सीआईए को नहीं पता है तो वो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए अमेरिका वहाँ पर क्या है कि वो उनकी जो थॉट प्रोसेस जो है ना सर से, खासतौर से जब साउथ एशिया को समझने की बात आती है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग वैसा सोचते, कुछ लोग हैं, जैसे आप देखिए अच्छे अमेरिकन स्कॉलर्स आप उनको देखें कई सारे, तो आप सैम वेस्ट्रॉप को उनके आर्टिकल्स पढ़ें, आप क्लिफ स्मिथ के आर्टिकल्स पढ़ें, आप डॉक्टर माइकल रूबिन के आर्टिकल्स पढ़ें, वो ये चीज़ जानते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्टर्स हैं जमात वमात और ये सारे के सारे ये बड़े डेंजरस एक्टर्स हैं क्या है ना। बट हर व्यक्ति नहीं जानता उनको, या तो शायद एक ढंग से मतलब कहते हैं ना कन्विंस करने वाली बात है, या फिर जो है ना उनके वो अब देखते हैं कि उनके जो इमीडिएट इंटरेस्ट अगर सिक्योर हो रहे हैं, जैसे शेख हसीना ने मना कर दिया कि भाई हम ये आइलैंड आपको नहीं देंगे सर से ना, बिकॉज वहाँ पर उनको अगर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज़ बनानी है, मे बी अगेंस्ट चाइना या मे बी टू वॉच इंडियन एक्टिविटीज़ इन द इंडियन ओशन वगैरह, तो उसके लिए अगर शेख हसीना ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई नेक्स्ट कस्टमर कौन है जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर वो जमात है तो ठीक है आप उनको एंगेज करो। तो वो उस दृष्टि से सोचते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक अभाव है। बट अगर मिडल ईस्ट में सिचुएशन ख़राब होती है तो इट विल बी अ मेजर पीरियड ऑफ क्राइसिस फॉर इस्लामिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये और यहाँ के जो ने इस्लामिस्ट के अंदर कई तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं, यहाँ के देश के हमारे मुसलमानों के अंदर एक साइकोलॉजिकली वो शैटर्ड फील कर सकते हैं। दूसरा जो है हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस जिहादिस्ट फर्वर भी आपको देखने को मिले कि भाई हमारे भाइयों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है इधर से, और इंडिया जो है इजराइल और अमेरिका के साथ अलाइंड है, तो उनमें पोलराइजेशन रेडिकलाइजेशन और बढ़ सकता है। तो आई थिंक ये दौर ऐसा है जो भारत को हमारी जो इंटरनल सिचुएशन जो है
खासतौर से 0.5 जिहादिज्म front यस war। और रेडिकलाइजेशन, उसको लेकर के बड़ी गहनता से विचार करना चाहिए। बिकॉज देखिए विदेश नीति में खासतौर से अभी आपके पास कुछ खास करने को है नहीं। विदेश नीति फ्यूचर के अंदर जो है, आप ये वॉर्स वगैरह चलिए तो चल रहे हैं ठीक है, लेकिन मुख्य स्तंभ जो हैं विदेश नीति, एक अच्छी मजबूत विदेश नीति के या मजबूत आपकी साख के, वो दो ही होने वाले हैं। आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपका जो है ना कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स, और आपकी कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड योर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के अंदर से ना, वो ये तीन चीज़ें हैं। अगर इन पर आपकी महारत हासिल है, इन तीन चीज़ों के आपकी जो एक साख एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर आप विदेश नीति के अंदर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाकी जो अभी जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स जितने भी हैं वर्ल्ड में, एक्सेप्ट इंडिया पाकिस्तान थिएटर, हमारे कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेस्ट कहीं उस तरह से है नहीं। लेकिन जो इंटरनल थिएटर है आपका रेडिकलाइजेशन वाला, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है भविष्य के अंदर, आपकी प्रोग्रेस के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए अभी सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचना इसलिए बहुत, उसको इलेक्शन सेंट्रिक तरीके से नहीं सोचना, जो अभी हम देख रहे हैं बहुत एडहॉकिज्म हम देख रहे हैं, जिसके लिए इन चीज़ों को सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स के पहले एक मुद्दा बनाया जाता है। उसके अलावा कहीं आप कोई परमानेंट कोई रोड मैप नहीं देखते हैं, कोई एक्शन नहीं देखते हैं। तो ये अप्रोच बदलनी चाहिए कहीं ना कहीं हमें, और हमें कई तरह के विकल्प तैयार करने होंगे। देखिए बात ये कि आपकी इतनी बड़ी एक इंटरनल मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप किन लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किन जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको मार्जिनलाइज कर सकते हैं, या उनको आप टफ डील कर सकते हैं। जिनको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या एक नेशनल कंसेंसस आप तैयार कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, और ये चीज़ों के ऊपर आपको एक नेशनल जो इंडियन जो है वे ऑफ लाइफ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर, ये जो वक्त हमारे पास जो है उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी दुनिया में जो हो रहा है उस पर एक पैनी नज़र बना करके देखें, अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करें क्या से, क्योंकि एक वक्त आएगा, अगर ये जंगें सारी बढ़ती हैं, ये सारी सिचुएशन बढ़ती हैं, तो हम इससे अछूते नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हमें भी किसी न किसी लेवल पर इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट देन क्या उस वक्त हम तैयार होंगे या नहीं होंगे? आज जो हालात इस देश के, जो हमारी राजनीतिक लीडरशिप के हैं, या जो धार्मिक लीडरशिप के हैं, या जो इस देश की आपकी ब्यूरोक्रेसी के हैं, यूथ के हैं, उसको देख के लगता नहीं है कि इंडिया कोई वर्ल्ड लीडरशिप रोल लेने की स्थिति में अभी है। वो वेयर विद ऑल, वो मेंटल क्रेडिबिलिटी, वो कहता ना एक मॉरल क्रेडिट, वो हमारे पास है नहीं अभी। क्या वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारे पास अभी है नहीं। लेकिन अगर हमें उस स्थिति के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। सर, जब हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस की बात करते हैं, इस पे हमने बहुत कम बात की है कि 1979 जो 80 का जो रेवोल्यूशन था ईरान में, उससे पहले तो जो पूरा जो रिजीम था वहाँ पे, शाह का जो रूल था, वो पूरी तरीके से कहा जाता है कि भाई वो तो अमेरिकन कैंप में था, ठीक है। और वो और पाकिस्तान में एक तरीके से बहुत ही अच्छा उनका समन्वय भी था, संगठन भी था, और वो भारत के खिलाफ था। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि मतलब शिया और सुन्नी रजीम अलग अलग हैं पाकिस्तान में और ईरान में, और वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन हुआ, तो हमको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। और हमारे भी लोगों ने कोशिश की, क्योंकि वो जो खमेनी था, वो उसका जो अपने लिंक्स थे बाराबाकी से, शायद उनका कुछ जो लीनियज है वो अपना ट्रेस करते हैं वहाँ पे उनके फैमिली के। तो एक तरीके से हमारे भी रिलेशंस क्लोज आए। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे जो चिट्ठी बताते हैं लिखी गई, रॉ के द्वारा पहुंचाई गई, तो ये सारे रिलेशंस अच्छे चले। बट जैसे जैसे अमेरिका का हमारे साथ इतना अच्छा रिलेशन होते गए, हम भी जो थोड़े बहुत रिलेशन बनाए थे वो फिर वापस हम डिफ़ॉल्ट मोड में चले गए अपने। तो जब आप ये सब देखते हो, कोई बहुत ज़्यादा अभी के तो सिचुएशन उतनी नहीं है, बट अगर हम वापस से उस सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे एक तरीके से कहा जाएगा कि भाई अभी मान लो +1 है, 100 में से 1 नंबर है, तो उस सिचुएशन में तो माइनस में चले जाएंगे ना। अगर जब अमेरिकन रिजीम एक तरीके से पपेट रिजीम वहाँ पे आ गई, फिर तो आप ये है कि सिर्फ अमेरिकन पे निर्भर रहोगे कि वो जो हाँ कहेंगे उसमें हाँ मिलानी पड़ेगी, जो वो ना कहेंगे ना करना पड़ेगा। अभी कुछ तो इंडिपेंडेंस है पॉजिटिव, अब फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीके से चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, इजराइल और फिर अमेरिका वाला जो एम्पायर है, वो पूरी तरीके से हम डिफ़ॉल्ट pre-1979 वाले मोड में चले जाएंगे। तो फिर उस सिचुएशन में तो हमारा तो नेट नुकसान ही है। अभी भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट नेगेटिव भी नहीं है।
देखिए, मैं अगेन इंडिया ईरान रिलेशनशिप जो है ना वो एक्चुअली एक ऐसा एक एरिया है जिस पर बड़ी एक वेगनेस है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहूँगा। भारत में आपने एक नैरेटिव देखा होगा, हमेशा हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारे वो एक बात कहते हैं कि वी हैव सिविलाइजेशन रिलेशनशिप। वो तो बहुत लोग बहुत जगह यूज करते हैं सिविलाइजेशन, उस पर खास देते हैं कि वी हैव हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज विद ईरान। थे, डेफिनेटली हैं। देखिए, जो प्री इस्लामिक ईरान था उनके साथ भी थे, ठीक है, उनके साथ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल टाइज थे, ठीक है। डीएनए टाइज भी कह सकते हो। डीएनए टाइज भी बिल्कुल, जो वैदिक ट्राइब्स आई थी कुछ वहाँ रह गई, कुछ यहाँ आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जो इस्लामिक ईरान का जो फेज़ शुरू हुआ उसके बाद भी हमारे इनके साथ टाइज रहे, ठीक है। जो मुगल्स के अंदर जो है कई सारी जो इनकी शादियाँ होती थी, ईरान के जो सफ़वी शाह वगैरह जो थे इनके साथ में थे। फिर आपके जो है जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो यहाँ पर आ गए, तो वो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती रही। अब जो शाह रजीम जो थी वो थी तो वैसे काफ़ी एक वेस्टर्नाइज्ड आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न लिबरल सेक्युलर, बट वो जियोपॉलिटिकली अमेरिकन कैंप में थे, सेंटकॉम के पार्ट वगैरह थे। तो वो जितने भी हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए उस वक्त, उसके अंदर शाह रजीम ने पाकिस्तान को बड़ा फैसिलिटेट किया। 65 के 71 इन वॉर्स वगैरह के अंदर जो इनफैक्ट अपने बेसिस तक प्रोवाइड की जहाँ पर पाकिस्तानी जहाज़ आकर के शेल्टर ले सकें, वहाँ खड़े हो सकें, वो चीज़ उनके उस वक्त रही साथ में। तो आप ये कह सकते हैं हमारे रिलेशंस मतलब जो कहते हैं ना, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत क्लोज इंटरेक्शन तो इस तरह से था नहीं, लेकिन या एक तरह से बिल्कुल ज़ाहिरा तौर पर दुश्मनी भी नहीं, बट वो पाकिस्तान को असिस्ट कर रहे थे। तो एक टाइम पे क्या ये पाकिस्तान ने ये भी सोचा था कि जो अफ़गानिस्तान पे इन्होंने टेक ओवर करने का और एक तरीके से तालिबान क्रिएट किया, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए, हाँ। तो क्या कभी पाकिस्तान ने ईरान को भी एक तरीके से उस तरीके से ट्रीट किया था कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहेगी कि इन केस अगर इंडिया हम पे ऑक्यूपेशन करता है? ईरान को नहीं कर सकते, नहीं करते, ईरान को बिल्कुल नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की। नहीं मतलब जब रिलेशन बहुत अच्छे थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो ये कि बिकॉज वो तो चूंकि अमेरिकन कैंप में था तो डेफिनेटली वो वैसे ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर आपकी जो ये मुल्ला रजीम आ गई, अब मुल्ला रजीम जो है उसके साथ भी एक फौरी तौर पर हमारे रिलेशन, डेफिनेटली मुल्ला रजीम के आने के बाद उनके अमेरिका से रिश्ते खराब हुए और चूंकि उसका असर तो पड़ना ही था। तो दो फैक्टर से, एक तो ये कि रिश्ते अमेरिकन से खराब हुए, दूसरा ये कि वो शिया सुन्नी एंगल आ गया, बिकॉज मुल्ला रजीम शिया रजीम थी। पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए 70s के अंदर। ये जो आपके जो सारे जो देवबंदी टेरर ग्रुप्स हैं ना आपकी 70s 80s में जो बने थे, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये सारे के सारे, इन लोगों ने बहुत सारे शिया लोगों के कत्ल किए, ईरानियन डिप्लोमेट्स को मार दिया, शियाओं को बसेस से निकाल करके उनकी जो है ना एक शिनाख्त कर करके उनको मारा जाता था। तो इस चीज़ को लेकर के रिश्ते बड़े तल्ख हुए। इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली, अभी पिछले 1-2 साल पहले भी जो है एक क्रॉस फायर एक्सचेंज हुए थे दोनों के बीच में, वो चीज़ रही और उसका फ़ायदा हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए कुछ टेक्टिकल लेवल पर ही उसका फ़ायदा हुआ। मैं देखता हूँ, मैं अगर मुझे कोई पूछे कि आपका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा तो देखिए आपके पास कुछ क्लियर एम्स होने चाहिए कि एम क्या कि हम पाकिस्तान को डिसमेंटल कर दें या फिर जो है डिसइंटीग्रेट कर दें या उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ख़त्म कर दें। उसमें अगर ईरान हमारे कुछ काम आता या हम उस चीज़ को लेवरेज कर पाते तो वो कुछ होता, लेकिन शायद या तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से बलूचिस्तान वाला है कि वहाँ से आप कुछ कर सकते थे, वो लेकिन करना ही नहीं है। अब वो हमारा उस तरह का, हमारे यहाँ पर हमारी ना एजेंसीज और हमारी विदेश नीति, हमारे पॉलिटिशियंस का कभी उस तरह का इतना एडवेंचरस विजन रहा नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत डिफेंसिव प्लेयर्स हैं इन चीज़ों के, हम लोग बड़ा स्टेटस को इस तरीके से चलते रहे, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ईरान पाकिस्तान की दुश्मनी से हमें कोई फ़ायदा हो गया, मतलब आई कम्प्लीटली, मतलब इस विचार में मुझे कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंस लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि ये जो रजीम है, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई, खासतौर से रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर इस रजीम ने जो है ना ऐसा स्टैंड लिया है जो कि हमारे खिलाफ रहा है। कश्मीर को ये पैलेस्टाइन से इक्वेट करती है इस्लामिक रजीम ईरान की। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ तो उसको ईरान की कई यूनिवर्सिटीज़ में हीरो बना करके सेलिब्रेट किया था। अच्छा, वह यस। उसके बाद जो है जो CA-NRC वाला जब कानून आया था तो ईरान की हुकूमत ने जो भारत की बड़ी कहते हैं भारत के खिलाफ काम किया था। इन्होंने भारत में स्लीपर सेल्स कई सारी इनकी एक्टिव हैं जिन्होंने ईरानियन एम्बेसी के बाहर अटैक्स किए थे। फिर जो है अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है उसमें ईरानियन रेजिम का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। कश्मीर के अंदर कारगिल जैसी जगह पर जो कि साल के 6-7 महीने बर्फ़ से बंद रहती है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, वहाँ पर खुमैनी की और खमेनी की आपको तस्वीरें पूरे शहर में दिख जाएंगी और हल्का सा भी कुछ होता है जनता सड़कों पर आ जाती है और वहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है वो सड़कों पर इनके फेवर में आ जाती है। इस्लामिक क्लरिक्स का वहाँ पर जो है शिया क्लरिक्स का रेगुलर आना जाना रहा है
कश्मीरी लड़के भी गए हैं। इनफैक्ट यहाँ तक बातें आती थी कुछ कश्मीरी लड़कों ने तो इनकी जो एंटी आईसिस ब्रिगेड थी उसमें जाकर के पार्ट भी लिया शिया लड़कों ने, और उसके कारण ये नुकसान हमें एक ये भी हुआ कि जो शिया मतलब कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू सुन्नीस जो है कश्मीर में हमारे साथ ज़्यादा होते थे, अब वो ईरानियन रजीम के इन्फ्लुएंस में आने के बाद उनका भी दृष्टिकोण रिलीजियस ज़्यादा हो गया, तो वो भी इस सेपरेटिज्म के अंदर कहीं ना कहीं इसके साथ सॉफ्ट सिंपैथीज रखते हैं, और अगर एक्टिवली इन्वॉल्व ना भी होते तो भारत से कोई बहुत ज़्यादा प्रेम उन्हें रहा नहीं कश्मीर के अंदर भी, ठीक है ये। अब वो ये है कि चूंकि वो तहरीक पूरी की पूरी सुन्नी डोमिनेटेड है और वो जानते हैं पाकिस्तान में शिया लोगों के साथ क्या होता है, इसलिए वो ओपनली कहते हैं ना कुछ स्टैंड लेने से डरते हैं क्योंकि उनको वो भी रेपरकशंस पता है उस चीज़ के। तो ये हमें एक तरह से आई थिंक इन रिश्तों को बड़े एक कहते हैं ना एक सेंसिबल तरीके से देखना होगा। और एक और चीज़ मैं मेंशन करूंगा, बाकी फिर हमारे कुछ कमर्शियल एंगल्स थे, ये तेल की सप्लाई चाहबार का एंगल, तो वो प्योरली ट्रांजैक्शनल कमर्शियल डीलिंग थी, एंड ईरानियंस आर नोन टू बी वेरी टफ नेगोशिएटर्स, वो बहुत ही उनके साथ मतलब काम करना सिविलाइजेशनल पावर है, ठीक है, तो वो भी आपके अच्छे अच्छे न्यूएंसेस को जानते हैं किसको कहाँ वो करना है क्या। तो वो तो हम बिल्कुल दो जैसे बिजनेस पार्टीज नेगोशिएट करती हैं उस तरीके से कर रहे थे। वो चाहबार वाला काफ़ी लंबे टाइम बाद ऑपरेशनलाइज हुआ, बहुत वक्त उसमें लग गया, उसके बाद अभी तो शायद हमें उसको किस हद तक क्लोज किया है क्या किया है वो आई डोंट नो। तो अब जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था जिस लिहाज से हम उसको देख रहे थे कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हमारा, उसको चाहबार को आगे उधर नॉर्थ में कनेक्ट करके फिर आगे वहाँ से रशिया में हो जाए, तो वो आईमैक वाला कॉरिडोर हमको रिलाई करना अब आईमैक वाले के अंदर ही परेशानी है कि बिकॉज ये जो सारी जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे आईमैक कितना सक्सेसफुल होता है वो भी एक थोड़ा खटाई में उसकी सक्सेस। सेकेंडली जो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था उसमें भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि जो अजरबैजान जो है वो एक तरह से एडवर्सरी कंट्री है इंडिया का। जो अर्मेनिया जो था, अर्मेनिया के अंदर जो साउथ पार्ट जो था स्यूनिक प्रोविंस, जहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि एक नया रास्ता निकल जाएगा, वहाँ पर ट्रंप ने अपना ट्रिप्स कॉरिडोर वहाँ पर लेकर के आ गए, वो तुर्की और इनको कनेक्ट करते हुए आपका जो अजरबैजान को जो है ना उनकी जो एक छोटा सा पैसेज निकलेगा, तो वो बेसिकली उसके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो उसका वो हम मानते थे कि शायद हमारे लिए फेवरेबल हो। लेकिन इस कॉरिडोर के बाद ईरान की वहाँ पर भी एक इन्फ्लुएंस नॉर्थ में ब्लॉक हो गया है, तो वो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी हमारे लिए थोड़ा सा एक अनफीजिबल टाइप सा हो गया है। तो अभी हमारे लिए कुछ मतलब कहते हैं ना कोई स्थितियाँ कोई बहुत ज़्यादा मतलब, तो ये जो पॉपुलेशन है, जैसे शिया पॉपुलेशन है, चाहे लखनऊ में हो चाहे कश्मीर में हो, इनका क्या रिएक्शन होगा जब इस तरीके का टॉपल करने की कोशिशें होंगी रेजिम की और इंडिया साइलेंट रहेगा? अभी जो वो सारा जो प्रोटेस्टर्स बाहर आए थे सर से, तो कारगिल के सारे शिया लोग सड़क पर निकल गए थे ईरानियन रजीम के सपोर्ट में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकले थे। वहाँ पर क्लरिक्स का आना जाना होता है, जैसे अगर जंग हुई तो डेफिनेटली वो तो उनको सपोर्ट करेंगे, है ना ये, और कुछ स्टेटमेंट्स भी देंगे, भारत की सरकार से वो दरख्वास्त करेंगे कि आप ईरान के फेवर में बात करें, ये करें जैसे नो, तो ये इनका रिएक्शन तो आएगा। जगह जगह जब भी आपके मुहर्रम के प्रोसेशंस होते हैं वहाँ पर फ़लस्तीन के फेवर में नारे लगते हैं, ये तो वो तो एक है एक रिलीजियस लाइन के ऊपर सपोर्ट अलाइनमेंट है। अल्टीमेटली हमको जो वो ये जो डोमेस्टिक फ्रंट है इसको ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी जब ये क्राइसिस बढ़ेगा या एक्सपेंड होगा रीजनल वॉर में, तो जो फॉरेन पॉलिसी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना डोमेस्टिक को टेक केयर करने की ज़रूरत है। यस नाइस, ठीक है सर। आई थिंक और दूसरा एक लास्ट चीज़ और मैं कि अगर सपोज पाकिस्तान वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वीकन होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कश्मीर में आपको एक स्पेस मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी हैं और एक अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको वो जो स्पेस मिलता है आप उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? आपने ये प्रश्न मुझसे किए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि क्या इन प्रश्नों के ऊपर हमारी जो फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी है उनमें कोई विचार कर रहा है इसके ऊपर, या पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई ये सवाल कर रहा है? क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये बड़े एक ऐसे सवाल हैं जो एक कहता है ना एक विजनरी एटीट्यूड अगर आप आपके अंदर होता है, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग का या स्ट्रेटेजिक विजन होता है, तब आप इस तरह के सवाल करते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो तो पाकिस्तान को भी सवाल जो हैं वो उठेंगे और उनके जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि वो अमेरिका को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं जब वो अपने बेसिस को भी उनको सपोर्ट देना पड़ेगा ईरान में। जब ऑपरेशंस लॉन्च होंगे या सस्टेन किए जाएंगे तो वो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, शिया पॉपुलेशन को जवाब देना पड़ेगा, या रेडिकल्स हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर नहीं करेंगे तो अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। तो उनके लिए भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो सोच रहे होंगे। बट ये वही बात आपने कही कि हमको देखना पड़ेगा, ये तो हमारा एक तरीके से स्किल जो है वो काउंट होगी कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं।
Yes. तो उस पर निर्भर करता है। बट एनीवे सर, थैंक यू सो मच, Thank you very आपने much. इतने अच्छे Thank से you. सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेट्स सी, काफ़ी जो दुनिया है वो बहुत ही इस तरीके के फ्यूचर में जा रही है कि रोज़ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ और इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। बट होप कि शांति है जो है वो बनी रहे दुनिया में, और हमारे जो लीडर्स हैं वो भी इस तरीके से काम करें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो दिख रही हैं हमको उभरती हुई, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। Yes. एंड थैंक यू सर, हम मिलते रहेंगे। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।